तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS स्टार क्लास में। तो बच्चों आज से हम लोग फिजिक्स की क्लास शुरू कर रहे हैं और इस क्लास में हम लोग पहला यूनिट शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी। तो बिना किसी टाइम को इधर उधर कंज्यूम किए डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे। और पहला जो टॉपिक आपका होने वाला है देख पा रहे हैं यूनिट 1 जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी का क्या तात्पर्य है इसके विषय में हम लोग जान लेंगे, फिर बाकी चीजों पे चर्चाएं होंगी। तो ध्यान से समझिए बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। अगर बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, अगर इस पे विचार किया जाए तो यहाँ साफ साफ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है क्या, स्थिर वैद्युतिकी। यहाँ पे वैद्युतिकी से तात्पर्य क्या है सर जी, वैद्युतिकी से तात्पर्य आप सीधा सा अर्थ रखिएगा चार्ज से, यानी यहाँ जो वैद्युतिकी का अर्थ है वह किससे है, वैद्युत से। वैद्युत हम कह सकते हैं यहाँ पे किससे, चार्ज से। अगर इसके इंग्लिश वर्ड पे चला जाए बच्चों तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है बच्चों स्थिर अवस्था, जो कि यहाँ पे बताया गया है। इलेक्ट्रो का मतलब वही सेम चीज क्या, चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब क्या, चार्ज। यानी इस पूरे यूनिट में अगर बात करें हम यूनिट 1 का यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो इस पूरे यूनिट में जो हमारा चार्ज होने वाला है वह किस अवस्था में रहने वाला है, स्टैटिक्स अवस्था में यानी स्थिर अवस्था में। सर जी अगर वह मोशन में आ जाए, गति अवस्था में आ जाए तो क्या कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी क्या, हाँ बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। इस यूनिट में तो चार्ज हमारा रेस्ट में ही रहने वाला है, बट जैसे ही यूनिट 2 और 3 हम लोग देखेंगे वहां पे हमारा जो चार्ज होगा बच्चों वह है गति अवस्था में आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, स्थिर अवस्था में ही रहेगा। क्या चेंजिंग होता है सर अगर यह स्थिर अवस्था में हो या फिर गति अवस्था में हो, तो इस पे हम अगर चर्चा करें तो ध्यान से समझेंगे कि अगर यह हमारा जो चार्ज है वह स्थिर अवस्था में हो तब क्या होगा और गति अवस्था में हो तब क्या होगा। सर जी यह क्या पॉइंट था, तो यहाँ पे हम बता दें आपको जो पहला यूनिट है इसमें हमें टोटल 4 अध्याय पढ़ना है। अगर बात करें एनसीईआरटी का तो एनसीईआरटी में क्या किया है, इन 4 अध्याय को 2 यूनिट में डिवाइड किया है, यानी एक अध्याय में यह 2 चैप्टर लिया गया है, यानी एक यूनिट में यह 2 चैप्टर और दूसरे यूनिट में यह 2 चैप्टर। बाकी आपको जो नवीन प्रकाशन है या अन्य कोई साइड बुक है उन सभी में पहले यूनिट में इन चारों अध्याय को इंक्लूड किया गया है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के विषय में हम जान रहे हैं कि सर जी अगर चार्ज स्थिर हो तब क्या होगा और अगर चार्ज गति में हो तब क्या होगा। चलिए थोड़ा सा समझते हैं यह होगा क्या। बच्चों अगर ध्यान दीजिए हमारा जो चार्ज है वह स्थिर अवस्था में हो यानी स्टैटिक्स पोजीशन में हो, जो चार्ज है वह हमारा रेस्ट पोजीशन में हो तब क्या होगा, और अगर वही मोशन में आ जाए तब क्या होगा। तो बच्चों आप सीधा सा अर्थ याद रखेंगे कि अगर चार्ज स्थिर अवस्था में है तो अपने आसपास एक फील्ड का निर्माण करता है, एक क्षेत्र का निर्माण करता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, वैद्युत क्षेत्र के नाम से। इसका मतलब सर जी अगर आवेश कहीं पर स्थिर है तो अपने आसपास क्या उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र। बट अगर यही चार्ज सर जी गतिमान हो गया, यानी अगर यही आवेश किसमें आ गया, गति में आ गया, लेकिन याद रहे यह गति कैसा होगा, नियत, यानी इस गति में इसके परिवर्तन ना हो, तो उस केस में वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ वह क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है, और ऐसे केस में करंट का भी फ्लो होता है। इसका मतलब सर जी अगर चार्ज स्थिर है तो केवल क्या बनाएगा, वैद्युत क्षेत्र, ना ही कोई चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, ना ही कोई एनर्जी जनरेट करेगा, ना ही कोई ऊर्जा मुक्त करेगा। बट अगर यही चार्ज गति अवस्था में आ गया तो वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ क्या बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, बट कोई भी ऊर्जा मुक्त नहीं करेगा। वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, लेकिन ऊर्जा मुक्त नहीं करेगा। तीसरा स्थिति आप देख सकते हैं बच्चों, अगर यही चार्ज गति में आए बट त्वरित गति, त्वरित गति से मतलब क्या है सर जी, उसका गति बदले, यानी जो उसका मोशन है वह चेंज हो, यानी एक्सीलरेटेड मोशन हो, त्वरित गति हो, तो उस केस में वैद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र और इन दोनों के साथ साथ कुछ एनर्जी भी अपने आसपास उत्पन्न करता है, जो कि किस रूप में होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में, जो यूनिट 5 में हम लोग पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे। आई होप यह चीजें समझ पा रहे होंगे। यानी सर जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या केवल स्थिर चार्ज के विषय में पढ़ेंगे, हाँ बिल्कुल, चार्ज जो होगा वह स्थिर अवस्था में होगा और वह अपने आसपास एक वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करेगा, यानी इस पूरे चैप्टर में इस क्षेत्र के विषय में हमें पढ़ना है। क्लियर है, यानी पहला जो यूनिट है हमारा
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बच्चों इस यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, चार्ज जब अपने स्थिर अवस्था में हो और वह अपने आसपास क्या बना है, वैद्युत क्षेत्र बना है, इन चीजों का हमें अध्ययन करना है। क्लियर है? तब वैद्युत आवेश होता क्या है, इतना हमें कहना है वैद्युत आवेश के विषय में। तो बात करें अगर इसके कुछ वर्क की, थोड़ा सा अगर इसके कार्य की बात करें वैद्युत आवेश के, यानी चार्ज जो है वह क्या क्या कार्य कर सकता है, बाकी है क्या भी इसके डेफिनेशन पे भी चर्चा होगा। यहाँ देख सकते हैं कुछ फिगर लिया गया है, बहुत ही अच्छा फिगर है। जैसे अगर बात करें यहाँ थोड़ा सा पहले फिगर की, तो यहाँ देख पा रहे हैं कुछ यहाँ पे सैनिक है जो कि देखा गया यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज है तो यह जो सैनिक है बाकी अपने सैनिकों को भी चार्ज कर रहा है। यह जो सैनिक है बाकी अपने सैनिकों को भी क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है। कैसे चार्ज कर रहा है, कुछ भी बोल के चिल्ला उल्ला के प्रेरित करके किसी तरह मोटिवेट करके इनको चार्ज कर रहा है ताकि यह सभी भी चार्ज में आए और युद्ध करने के लिए चले। शायद इस फिगर को समझ पाओगे, यानी कह सकते हो कि जो युद्ध करने जा रहे हैं चार्ज होगी बिल्कुल। क्यों यह चार्ज हो रहे हैं, इसके चिल्लाने की वजह से। चिल्लाने से व्यक्ति चार्ज होते हैं क्या, बिल्कुल चार्ज होते हैं। चलिए इसके विषय में अभी आगे जाएंगे। यहाँ दूसरा पॉइंट देख सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ युद्ध होने जा रहा है, सभी लोग देख रहे हैं कैसे चिल्लाते जा रहे हैं, यानी सारे सैनिक जो है एकदम चार्ज है और जोर शोर से शोर करते जा रहे हैं क्या करने के लिए, युद्ध करने के लिए। सर चार्ज से युद्ध होता है, बिल्कुल होता है। देख लीजिए इस फिगर में भी चिल्लाते सब जा रहे हैं पूरे चार्ज के साथ, यहाँ पे भी ये जा रहे हैं। यानी दोनों फिगर में हमें यह पता चल रहा है कि चार्ज का एक काम है युद्ध कर रहा है, तब तो बहुत खतरनाक है, बिल्कुल खतरनाक है। यहाँ तीसरे फिगर में देख सकते हैं, यहाँ जो चार्ज है वह स्टैटिक अवस्था में है, यानी नॉन मूविंग है, यानी स्थिर अवस्था में है। तो ये अपने आसपास केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा वैद्युत क्षेत्र। बट आपको बताएं जब यही चार्ज मूव अवस्था में होता है तो करंट का फ्लो होता है, जैसा कि यहाँ देख पा रहे हो यह मूव हो रहा है किसी चालक के अंदर, तो यहाँ धारा भी प्रवाहित होगा और साथ ही चुंबकीय क्षेत्र भी आसपास क्या होगा, बनेगा। तीसरा फिगर बहुत ही अच्छा है, देख पा रहे हैं काफी बरखा भूमि का समय है, बादलों के बीच में टक्कर हो रहा है और यहाँ से कुछ चिंगारी उंगारी निकल रहा है। तो यह सर जी किस वजह से हो रहा है, तो यह भी चार्ज के ही वजह से हो रहा है। आप देख पा रहे हैं दो बादलों के बीच में आपस में टक्कर हो रहा है, यानी फ्रिक्शन हो रहा है। फ्रिक्शन के कारण भी ऑब्जेक्ट चार्ज होते हैं। अभी जब हम लोग मेथड ऑफ चार्ज पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कोई ऑब्जेक्ट किस किस वजह से चार्ज हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बादलों में टक्कर हो रहा है, जहां से कुछ चिंगारी निकल रहा है, यानी यहाँ बादल क्या हो गए, चार्ज हो गए। यानी चार्ज के ही वजह से हमें जो इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिल रही है वह देखने को मिल रही है किसकी वजह से, चार्ज की वजह से। तीसरे पॉइंट में देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी सेल से इस बल्ब को कनेक्ट किया जा रहा है और सेल से चार्ज जो है फ्लो होकर बल्ब में पहुंच रहा है, बल्ब क्या होने लग रहा है, जलने लग रहा है। यानी चार्ज के फ्लो होने से ही करंट फ्लो होगा, जिस वजह से यह बल्ब क्या हुआ, जला। चौथे फिगर में देख सकते हैं अभी सारी चीजें रुकी हुई हैं। यहाँ एक अमीटर लगा हुआ है, अमीटर जो है अभी यही चीज बता रहा है। अमीटर में जो है सुई देख रहे हैं अभी कुछ भी विक्षेपित नहीं हो रहा है, बट जैसे ही यहाँ पे हम इसको ऑन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ देख सकते हैं जैसे ही क्लोज हुआ इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगे, यानी चार्ज फ्लो होने लगे। और जैसे ही चार्ज फ्लो हुआ, यहाँ ओपन था 0, जैसे ही चार्ज फ्लो हुआ सुई विक्षेपित हो गया, यानी कुछ करंट को शो किया। यानी इस चार्जों के फ्लो होने से यहाँ क्या हुआ, कुछ धारा प्रवाहित हुआ, तभी यह मीटर थोड़ा क्या हुआ, विक्षेपित हुआ। मीटर का काम होता है धारा को मापना। तो यहाँ चार्ज के कुछ कार्य लिखे गए हैं जैसा कि देख पा रहे हैं इस फिगर में। बट चार्ज सर ये होता क्या है, चलिए चार्ज होता क्या है इनको जान ले हम। चार्ज के विषय में थोड़ा कुछ जान लिए तो चार्ज होता क्या है। तो इस यूनिट का बच्चों पहला जो हमारा अध्याय होने वाला है वह क्या होने वाला है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसके विषय में तो पढ़ना ही है, इतना व्याख्यान हो गया। बट यह जो फील्ड है वह कैसा फील्ड है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि निर्माण करेगा कौन, यह चार्ज यानी आवेश। तो पहले वैद्युत आवेश के विषय में जान लें कि वैद्युत आवेश होता क्या है, फिर इसके यह जो चारों तरफ क्षेत्र बनता है इस क्षेत्र पर भी चर्चा होगा। तो अगर वैद्युत आवेश की बात की जाए बच्चों तो सिंपली इसका डेफिनेशन जो है बहुत आसान सा डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक चार्ज का। यानी वैद्युत आवेश है क्या, तो वैद्युत आवेश हर एक ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है। ऑब्जेक्ट कैसा भी हो उसके अंदर यह प्रॉपर्टी पाई जाती है, बस उसे हमें जागृत करना होता है, जिसके कारण
वह क्या करता है, अपने आसपास यानी जो चार्ज है वह अपने आसपास एक प्रभाव बनाता है, जिसको हम लोग वैद्युतमय प्रभाव कहते हैं। उस प्रभाव के अंतर्गत दो चीजें आती हैं, एक वैद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र। एक वैद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र। सर जी वैद्युत क्षेत्र तो समझ में आ रहा है, यहाँ हमने कुछ चीजों को देखा, बट चुंबकीय क्षेत्र हम लोग अभी आगे जब यूनिट 3-4 पहुंचेंगे तो वहां पर देखा जाएगा। पहले यूनिट में हमें इलेक्ट्रिक चार्ज के विषय में जानना और उसके क्षेत्र के विषय में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, तो सिंपली कह सकते हो किसी भी पदार्थ का वह गुण, किसी भी ऑब्जेक्ट की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण वह अपने चारों तरफ एक वैद्युतमय प्रभाव उत्पन्न करता है। उस वैद्युतमय प्रभाव के अंदर दो चीजें आप ला सकते हो, क्या, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। समझ पाए, यानी कह सकते हैं सर जी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह क्या करता है, विद्युत चुंबकीय बल। कैसा, विद्युत चुंबकीय बल क्या करता है, अनुभव करता है। यानी वैद्युत क्षेत्र भी बनाता है और चुंबकीय क्षेत्र भी बनाता है। इन दोनों को अगर एक साथ इंक्लूड कर दें तो कह सकते हो वैद्युतमय प्रभाव उत्पन्न करता है। क्लियर है, यानी वैद्युत आवेश किसी भी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह क्या करता है, वैद्युतमय प्रभाव उत्पन्न करता है। वैद्युत आवेश को बच्चों हम लोग स्मॉल क्यू या फिर किससे, कैपिटल क्यू से डिनोट कर सकते हैं। यानी वैद्युत आवेश को अगर हमें प्रदर्शित करना है तो आप चाहे स्मॉल क्यू से डिनोट करिए या कैपिटल क्यू से। क्लियर है, आगे बढ़े अगर तो इस चार्ज के विषय में और थोड़ी चीजें जाने तो आप याद रखेंगे कि जो चार्ज है, जो आवेश है, वह कैसी राशि है बच्चों, तो यह आपका वैद्युत आवेश जो है अदिश राशि है। यानी इसको बताने के लिए हमें किसी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप जान भी सकते हो दैनिक जीवन में वायर और जब घर के अंदर लगाते हैं चार्ज फ्लो करने के लिए तो हम कोई फिक्स डायरेक्शन देख के नहीं लगाते हैं कि इस डायरेक्शन में लगाने से चार्ज ज्यादा फ्लो होगा या चार्ज कम फ्लो होगा। किसी भी डायरेक्शन में आप लगा दो चार्ज समान मात्रा में ही प्रवाहित होगा। यानी चार्ज जो है वह एक ऐसी राशि है, अदिश राशि है, इसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है। और आगे बढ़े बच्चों तो जो इसका एसआई मात्रक होता है तो यह कूलाम होता है, जिसको आप सी से डिनोट कर सकते हो या फिर आप याद रख सकते हो एम्पियर सेकंड। यानी जो चार्ज का एसआई मात्रक होता है कूलाम या एम्पियर सेकंड। बच्चों अगर सीजीएस मात्रक की बात करें तो सीजीएस मात्रक इसका ESU होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोलते हैं, या स्टेट कूलाम होता है। यानी सीजीएस मात्रक जो आवेश का है वह ESU या स्टेट कूलाम। क्लियर है बच्चों। तीसरा पॉइंट याद रखना कि एक कूलाम में जो होता है 3 × 10⁹ ESU होता है, क्या कह सकते हो, एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। विकल्पी में प्रश्न बन सकता है। इस पॉइंट को याद रखना कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है और आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। एक चीज और याद रखेंगे कि एक फैराडे इज इक्वल टू बच्चों होता है 96,500 कूलाम। एक फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलाम और सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, फ्रैंकलिन। क्लियर है, तो विद्युत आवेश का यह पूरा ब्रीफ था, जो भी चीजें थी ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा। विद्युत आवेश होता क्या है तो आप सिंपली याद रखना किसी भी वस्तु का वह गुण होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर यह गुण उपस्थित होता है जिसके कारण वह किसी दूसरे पदार्थ को, किसी दूसरे वस्तु को या किसी दूसरे वस्तु पर विद्युत या फिर क्या चुंबकीय बल क्या करता है, अनुभव करा सकता है या खुद अनुभव कर सकता है। सिंपली आप कह सकते हो यह अपने आसपास एक वैद्युतमय प्रभाव उत्पन्न करता है इस गुण के कारण। इस गुण के कारण, वैद्युत आवेश के गुण के कारण। किससे दर्शाएंगे तो स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू। समझ पाए डेफिनेशन। थोड़ा आगे बढ़े अगर तो बात करें सर चार्ज कितने टाइप का हो सकता है, तो बच्चों चार्ज आपका 2 टाइप का हो सकता है। पहला आपका पॉजिटिव चार्ज और दूसरा बात करें बच्चों तो हो सकता है क्या, निगेटिव चार्ज। यानी 2 तरह के आवेश आपके हो सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज जो होता है बच्चों आसपास जो भी क्षेत्र बनाता है उसको कुछ लाइंस की मदद से बनाता है, वह लाइंस चार्ज से ऐसे बाहर की तरफ निकलते हैं। और निगेटिव चार्ज भी अपने आसपास जो क्षेत्र बनाता है वह किसी लाइंस की मदद से बनाता है, जिसको आप वैद्युत बल रेखाएं या फिर वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं के नाम से जानते हैं। यानी इन रेखाओं को किस नाम से जानते हैं, वैद्युत बल रेखाएं या फिर किससे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र रेखा। यानी आवेश जो है अपने चारों तरफ जो क्षेत्र बनाता है वैद्युत क्षेत्र,
वह किसकी सहायता से बनाता है? तो वैद्युत बल रेखाओं की सहायता से, या फिर कह सकते हो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की सहायता से। बच्चों यह रेखाएं जो होती हैं या काल्पनिक होती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। चार्ज खुद नहीं दिखाई देता है तो यह क्या रेखाएं दिखाई देंगी, समझ पाए? तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अपने आसपास जो क्षेत्र बनाएगा वैद्युत बल रेखाओं के माध्यम से वह बाहर की तरफ होंगी, जबकि अगर नेगेटिव चार्ज है तो आसपास जो क्षेत्र बनाएगा वैद्युत बल रेखाओं की मदद से वह अंदर की तरफ होंगी। क्लियर है? टाइप ऑफ चार्ज कितने? दो, पहला धन आवेश और दूसरा क्या? ऋण आवेश। और आगे बढ़े तो बच्चों इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के विषय में थोड़ा सा समझते हैं कि ऑब्जेक्ट जो चार्ज होता है वह कैसे होता है। तो इस सिद्धांत की मदद से हम समझ सकते हैं। इस सिद्धांत में कहा जाता है बच्चों की जो परमाणु होता है, यानी कोई भी पदार्थ है छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है, तो उस परमाणु जो होते हैं वह जो कण होते हैं परमाणु यानी जो होते हैं वह एक उदासीन कण होते हैं। कैसे कण होते हैं बच्चों? उदासीन कण होते हैं। उदासीन का मतलब सर जी उदासीन तभी हो सकता है जब उस पर समान मात्रा में धन आवेश हो और समान मात्रा में ऋण आवेश, जितना पॉजिटिव उतना ही क्या नेगेटिव। तो कह सकते हो जो परमाणु है वह क्या है? उदासीन। अर्थात कह सकते हो परमाणु में समान मात्रा में क्या होंगे? धन आवेश और कौन होंगे बच्चों? ऋण आवेश। यानी अगर परमाणु उदासीन है तो इसका मतलब उसमें समान मात्रा में धन आवेश और ऋण आवेश उपस्थित होंगे। क्लियर है? समझ पा रहे होगे? यानी अगर परमाणु उदासीन है तो इसका मतलब उसमें जितना धन आवेश उतना ही कौन? ऋण आवेश होगा। बच्चों यह जो धन आवेश ऋण आवेश होता है वह पदार्थ के ऊपर आता कैसे है, तो यह बहुत जरूरी है, तो ध्यान से समझिएगा। अगर कोई परमाणु हमारा ऋण आवेशित है, अगर कोई परमाणु क्या है? ऋण आवेशित, तो इसका सीधा सा तात्पर्य है इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? अधिकता। मतलब सर जी इतना तो आपको बेसिक नॉलेज पता होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है जबकि प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी प्रोटॉन जो होता है वह नाभिक के अंदर होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? परमाणु के बाहरी कक्षाओं में क्या करता है? चक्कर लगाता रहता है। यह चीज आपको पता होगा। अगर किसी परमाणु के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाता है यानी अपना नेगेटिव चार्ज लेकर आ जाता है तो वह उस परमाणु को क्या कर देता है? ऋणावेशित कर देता है। यानी उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने से परमाणु क्या हो जाएगी? ऋणावेशित। तो आप सिंपली याद रखिएगा अगर कोई पदार्थ ऋणावेशित है, अगर कोई पदार्थ क्या है? ऋणावेशित, तो आप कहेंगे कि उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या है? अधिकता है। सर जी अगर धन आवेशित है तो अपोजिट कह दो। अगर परमाणु या धन